हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और शेयर बाजार में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है बुधवार के दिन। हालांकि एक तरफा रैली के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन आवश्यक भी था और वही देखने को मिल रहा है। आज हालांकि निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी वो 20,929 पे हुई और 2-4 अंकों की बढ़त के साथ जो आज का इंट्राडे हाई बना वो बना 20,936 का। हालांकि उसके बाद से एक तेज बिकवाली देखने को मिली और एक समय 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही थी और 20,769 का आज इंट्राडे लो देखने को मिला। 20,800 ये तमाम तकनीकी विशेषज्ञों की माने तो वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट मान रहे हैं कि अगर उससे नीचे फिसलता है और मजबूती के साथ फिसलता है तो बाजार के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि वहां से रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी के साथ आई और 20,820 यानी 20,800 एक तरीके से अभी पूरी कन्विक्शन के साथ तोड़ा नहीं है निफ्टी ने। तो ये एक उम्मीद की किरण यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की निफ्टी पे बात करें तो 30 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 19 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या 21,000 के बाद 22,000 तक पहुंचने में क्या अभी लंबा वक्त लेगा निफ्टी? क्या बाजार में ये जो कंसोलिडेशन का मोड है वो लंबा चलेगा या फिर बाजार में एक बार फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? इन्हीं तमाम सवालों के उत्तर अगले 1 घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे, खबरों वाले शेयर, इस गिरते बाजार में भी कौन से ऐसे शेयर हैं जो कि अपनी तेज़ी की रफ्तार बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आज से खुल रहा है 2 आईपीओज और उन 2 आईपीओज पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। खास सेगमेंट हमारा वाह क्या आईपीओ है 1:45 पे जुड़िए जरूर हमारे साथ, लगातार बने रहिए। और 1:45 में आपको बता दें कि ये तो बताएंगे कि कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं करना है। साथ ही साथ मैनेजमेंट क्या कुछ कह रही है इंडिया सेंट्रल फाइनेंस की, वो भी हमारे साथ मौजूद होगी, तो उनसे भी विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। और आखिर में चुन चुन के हमारा जो खास सेगमेंट है वो तो रहेगा ही। तो चलिए आगाज़ करते हैं और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह जी मौजूद हैं जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, काफ़ी शानदार मूव हमने देखा बाजार के अंदर, 21,000 के लेवल भी टूटते देखे, आईपीओज जो आ रहे हैं उसमें अच्छे रिटर्न भी आते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब थोड़ा सा बाजार में एक इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ी सी सुस्ती 2 दिन से देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? धन्यवाद विपुल जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। 1 नवंबर 2023 हम्म। 19,000 के नीचे का स्तर था निफ्टी का, बिल्कुल। और आज तारीख है 13 दिसंबर 2023, यानी कि 41 दिनों में हमने न तो सिर्फ जो पहले का सर्वोच्च स्तर था उसको पार किया, लेकिन एक नया शिखर 21,000 के पार निफ्टी ने बनाया, 70,000 के पार सेंसेक्स ने बनाया। अब इतनी बढ़िया बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे देखने के पश्चात हमने सोमवार को बाजार का ब्यौरा लोगों के सामने रखा था, और सोमवार को ही हमने कहा था कि इतनी अच्छी तेजी देखने के बाद मुमकिन है बाजार में मुनाफा वसूली आ सकती है। वो अंतर्दिवसीय हो सकता है जिसे हम इंट्राडे कहते हैं, या फिर 1-2 दिन लगातार आपको मुनाफा वसूली हो सकती है। हमने ये भी जताया था कि जी। नीचे की तरफ 20,800 20,850 का एक स्तर है जहां पर बाजार थोड़ा बहुत संभल सकता है, और निर्णायक तरीके से 21,000 के पार करने के पश्चात 21,200 21,500 की भी परिस्थिति हम देख सकते हैं निफ्टी स्पॉट पर आते हुए। तो ये, और करेक्शन आया कितना है कल और आज में? मेरे ख्याल से महज 1% के आसपास, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, आंकड़ों में मत देखिए आप विपुल। आप देखिए कि 21,000 की निफ्टी पर प्रतिशत में कितना करेक्शन आया, 70,000 के सेंसेक्स पर प्रतिशत में कितना करेक्शन आया। तो ये पॉइंट वाइज देखेंगे तो आपको थोड़ा असमंजस परिस्थिति होगी। उसको प्रतिशत में अगर आप बदलेंगे तो आपकी थोड़ी सहानुभूति होगी और थोड़ा विराम मिलेगा आपको अंदर। तो ये अच्छा करेक्शन है और ये गिरावट एक लाभ है। बाजार हमेशा गिरावट में निवेशकों को एक मौका देते हैं निवेश करने के लिए अच्छी सक्षम कंपनी में। ठीक। तो बाजार में हर गिरावट जो है एक तरीके से एक मौका होती है कि नए लोग एंट्री कर सकें, अच्छे भाव पे लोग एंट्री कर सकें ताकि वो भी अच्छे भाव पे जो है एग्जिट करें और अच्छे मुनाफे उनको मिले। तो हर गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर। चलिए, इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शकों ने कार्यक्रम के शुरू होने से पहले से ही बहुत सारे सवाल हमारे यूट्यूब के आईडी पे डाले हुए हैं। पहला सवाल पीयूष अग्रवाल जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि अदानी पावर में अब क्या करें,
115% का इनको प्रॉफिट हो रहा था, कह रहे हैं अब घट करके 94% बचा है। तो इसमें भी बड़े निराश लग रहे हैं कि 115% था, 94% अभी भी प्रॉफिट में ही है सर, नुकसान थोड़ी हो रहा है आपको। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पूछते हैं सर, एक तो अदानी पावर पे अगर आप टिप्पणी करना चाहें, दूसरा ओवरऑल जो रैली एक तरफा देखने को मिली और ख़ास तौर से जो 3 राज्यों के इलेक्शन रहे, इसके अलावा अमेरिका के अंदर जिस तरीके से एक तरीके से क्लीन चिट दी गई एक एजेंसी के द्वारा, फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई, तो कई सारे फैक्टर्स रहे जिसने कि अदानी समूह के शेयरों को काफ़ी सहारा दिया। एक तरफा रैली देखने को मिली 3-4 दिन। अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से पिछले 2 दिन के अंदर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हो रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो पे आपकी कोई टिप्पणी सर, और ख़ासतौर से इनको जिनको 115% का प्रॉफिट पावर में हो रहा था अदानी पावर में, और अब वो कह रहे हैं कि 94% ही बचा हुआ है। सबसे पहले तो लालच यही करता है सुमित विपुल। जी। शेयर बाजार में जब कभी भी आप लालच लाएंगे तो 115% क्या 200% भी मुनाफा मिलता रहेगा तो भी आप मुनाफा नहीं बांधेंगे, और फिर शिकायत करेंगे 15-20% अगर बाजार में करेक्शन आता है कि मेरा मुनाफा कम हो गया। भाई साहब, अगर आप बैंक एफडी में रखते हैं तो आपको 7-7.5% का 7.25% के आसपास का ब्याज मिलता है। उस पर महंगाई दर काट दीजिए, टैक्स काट दीजिए, तो बचेगा क्या। और शेयर बाजार में जब आपको इतना बेहतरीन मुनाफा मिलता है तो आप संकोच क्यों करते हैं मुनाफा समेटने के लिए। आखिरकार आपने निवेश किया है, अपने निवेश के ऊपर लाभ हो, आपका निवेश आगे बढ़े, मुनाफा मिले, इसके लिए करते। तो शेयर बाजार हमेशा आपको देता है, आप लेते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर निर्भर है। और फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि भाई बाजार तो हमेशा लूट के जाता है और हमें कुछ दे के नहीं जाता है। देता है तब आपको लेना नहीं है, और जब बाजार नीचे आता है तो आप शिकायत करते हो। अब इस गुट की समूह की कंपनियों पर हम विशेष रूप में टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कह सकते हैं कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जो गिरावट देखी और जो स्पष्टीकरण आया और जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो बात रखी है आगे, उसके आधार पर इस गुट की सभी कंपनियों में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। एक ही चीज है, अभी भी खबरों में जूझ रहा है इस गुट की जितनी कंपनियां हैं विपुल। तो आपको जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन फिर से वही दोहराऊंगा कि लालच को दूर रखिए। 15-20-25% मिलता है तो धीरे धीरे करके मुनाफा समेटते जाइए ताकि आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। तो जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए, जो है समय समय पर अपनी रणनीति बदलते रहिए, ये आपके लिए राय है। और इस बीच अगले दर्शक यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है गौरव सचान जी। कह रहे हैं सर मेरी कुंडली मनी 9 के साथ फिट नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं सर, आज मिला लेते हैं कुंडली आपकी। कह रहे हैं कि मेरा सवाल पीटीसी के ऊपर है। कह रहे हैं कि अभी पीटीसी पर इन्होंने शायद ले रखे हैं कि क्या व्यू है गौरांग जी का, ये जानना चाह रहे हैं। तो सर पीटीसी पावर क्षेत्रों में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है सभी कंपनियों के अंदर, और पीटीसी इंडिया आज 13-14% ऊपर जो है 193 का भाव देखने को मिल रहा है। सर पावर शेयरों में हुआ क्या है? एक तो हम देख रहे हैं चाहे वो आरईसी हो, पीएफसी हो, अब पीटीसी इंडिया, इवन पीएसयू कंपनियों में ही आग लगी हुई है, और पावर क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं काफ़ी, एक महीने में 25% और 6 महीने में 83% का रिटर्न पीटीसी इंडिया में आ चुका है। अब इन्होंने अगर खरीदे हैं कि नहीं खरीदे मुझे नहीं पता, या खरीदना चाह रहे हैं तो जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए पावर सेक्टर और ख़ासतौर से पीटीसी इंडिया पे आपका व्यू। तो पहले तो पीटीसी इंडिया कोई ऊर्जा उत्पादन करती नहीं, ये पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नाम है इसका, ऑब्जर्वेटेड फ्रॉम पीटीसी इंडिया। इस क्षेत्र में हुआ क्या है आपका प्रश्न था। तो इस क्षेत्र में हुआ ये है कि सरकार के तरफ से बहुत बड़े बदलाव ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए, ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियों के लिए और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए किया गया। और ये भी लक्ष्य सामने रखा है कि आने वाले 3-5 सालों में हमें हमारी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उसको विस्तार रूप से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ानी होगी, और ज्यादातर जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता आएगी वो वायु से पैदा होने वाली विंड एनर्जी और सूरज देव से उत्पन्न होने वाली सोलार एनर्जी, क्लीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं। इसलिए आईरीडा जैसे शेयर भी आप देखिए क्या भाव पे आईपीओ आया था और क्या भाव पे वो कामकाज कर रहे हैं। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि ये जो ऊपर के तरफ के दायरे हमने इन तीनों क्षेत्रों में देखे हैं, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण वाली कंपनियों में, ये आने वाले काफी सालों तक बरकरार रहेगी, क्योंकि
ये उत्पादन क्षमता जैसे जैसे आती जाएगी वैसे आपको वितरीकरण करने वाली कंपनियों की जरूरत पड़ेगी और आपको उपकरण बनाने वाली कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे डिफेंस में हुआ था विपुल, हम्म। वैसा ही कुछ हाल, सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं, ऊर्जा वितरीकरण नहीं, ऊर्जा उपकरण नहीं, लेकिन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां भी, सरकारी हो या निजी क्षेत्र की, काफी सकारात्मक नजरिया हमें लग रहा है आने वाले भविष्य तो सकारात्मक नज़रिया है सर आने वाले दिनों में पीटीसी को लेकर के। चलिए जरा अगली कंपनी के पास, अगले दर्शक के पास चलते हैं। सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सोनू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर। ओह, जयपुर से बोल रहे हैं। पिंक सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है सर आपका, और जब भी जाते हैं वहाँ पर हाँ जी दिल खुश सर। हो जाता है। जी सर, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज बताइए क्या करते हैं थैंक आप यू सर। जयपुर के अंदर? सर मेरा खुद का अभी बिजनेस शुरू करने वाला था, बट अभी टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा। और मैंने सर लास्ट टाइम अभी जब ये इरेडा का शेयर 64.7 पे था, तब मैंने 500 शेयर से शुरुआत करी थी। अच्छा तो अच्छा। क्या मैं अभी इसको दोबारा से ले सकता हूँ? अगर मेरा कुछ क्वेरी थी तो सर। अभी अभी आपने क्या बेच दिए हैं कि बने हुए हैं अभी? नहीं नहीं नहीं, होल्ड पे है सर, अभी होल्ड पे। अभी होल्ड पे है ना सर। चलिए, आप तो मतलब आपने रिस्क लिया, वरना जब 55 पे लिस्ट हुआ था तो भी लोगों को लग रहा था इतने इतने अच्छे खासे रिटर्न आ रहे हैं, अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 60 पे हुआ कि लगा डबल हो गया है, अब रहने देते हैं, अब तो क्या है यहाँ पे, लेकिन आपने 64 पे लिया और अभी तक बने हुए हैं। सर इस शेयर पे अभी आप इसका जिक्र कर रहे थे इरेडा का, और 2 दिन से जो मतलब धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है, 32 रुपये का इशू प्राइस, और आज फिर हम देख रहे हैं कि शानदार मूव, और 110 का लेवल जो एक बड़ी बाधा बना हुआ था उसको भी आज तोड़ दिया है शेयर ने। लगभग लगभग अपने इशू प्राइस से 4 गुना हो चुका है सर। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अब इनके पास तो 64 के हैं, तो इनके पैसे तो हो गए डबल। अब ये कह रहे हैं और शेयर ले सकते हैं क्या? अभी ओवरऑल इस स्टोरी में क्या आपको दम दिखाई दे रहा है? क्या वजह है कि इस तरह की रैली यहाँ पर देखने को मिली है? अभी आपकी राय क्या होगी सर? अपर सर्किट पे है शेयर 10% के। तो पहले तो आईपीओ नोट के द्वारा हमने आईरीडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड पर लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की राय दी थी। लिस्ट हुआ 50 पर, लोगों को लगा कि बस अब बहुत हो गया, और आज वास्तविकता ये है विपुल के 112 पर 10% की उपली सर्किट लगी हुई है। बिल्कुल। और क्योंकि हमने उस नोट में लंबी अवधि के लिए राय दी थी, तो अगर आपके पास, हालांकि शेखावत जी आज खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि सर्किट है ऊपर की, हम्म। तो इन शेखावत जी को मैं ये राय दूंगा कि 500 लिए आपने 65 में, तो उसका आप आनंद लीजिए पहली बात तो, और लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। मैं इसलिए ये राय दे रहा हूं उसको विपुल, क्योंकि ये कंपनी है पावर प्रोजेक्ट फाइनेंस ज्यादातर करती है। जी। और जैसे मैं अभी पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर एक विश्लेषण दे रहा था कि सरकार के तरफ से ये योजनाएं हैं कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी का ज्यादा उत्पादन हो, और वहीं पर आईरीडा जैसी कंपनियों की अहम भूमिका आती है क्योंकि ये फाइनेंस करती हैं पावर प्रोजेक्ट्स को, क्लीन एंड ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स को। तो ये तो मात्र शुरुआत है, और कल मैं मैनेजमेंट की बातें भी सुन रहा था आईरीडा के, और बहुत बड़ी योजना है और मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो आज सर्किट है, खुलता है नहीं खुलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कल परसों तरसों जब भी मौका मिले तो धीरे धीरे करके आप निवेश कीजिए। मेरे ख्याल से इन्होंने 500 शेयर का जानकारी दिए, निवेश जी की जी है। बिल्कुल जी। तो ये जरूरी नहीं है कि कल अगर खुलता है तो फिर से 500 शेयर ले ले। शुरुआत कीजिए, 50-100 शेयर खरीदिए, नीचे आता है तो और खरीदिए। इस तरीके से एक पद्धति के अनुसार, एक नियम अनुसार आप निवेश कीजिए। अगर कल ही उठ के 500 शेयर खरीद लिया और नीचे आएगा तो आपको संकोच होगा। इसलिए ये रणनीति अगर आप अपनाते हैं, शुरू कीजिए जब भी आपको मौका मिलता है, जब सर्किट खुलता है, लेकिन पूरी ताकत लगा करके नहीं, धीरे धीरे कीजिए। धीरे धीरे। तो धीरे धीरे अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। अभी भी यहाँ पर लंबे अवधि के लिए जो लोग रखे हुए हैं, जिन्होंने अभी भी इरेडा के शेयर, वो बने रहें, और जिन्होंने हाल फिलहाल में लिए हैं, इस तेज़ी में लिए हैं, उनके लिए भी सलाह ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे आपको। 10% का पर सर्किट, 112 का इस तरफ देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच अब अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगला प्रश्न हमें भेजा है स्वप्ना रेड्डी जी ने। कह रही हैं विपुल जी नमस्कार। नमस्कार। कह रही हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 120 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या होल्ड करें या नहीं। 120 पे इन्होंने लिए हैं, 119
20 के आसपास, यानी ब्रेक इवन पर ही हैं अभी ये। नज़रिया इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया है कि कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने में 78% का रिटर्न। सर हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पिछले 2-4-5 महीनों के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। अभी इनको श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में क्या करना चाहिए, क्या अभी होल्ड करें, क्योंकि नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट को लेकर आपकी राय, और ख़ासतौर से श्रीराम प्रॉपर्टीज़। तो निजी तौर पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता हूं, लेकिन जी कंपनी छोटी है जब आप तुलना करते हैं बाकी बड़ी कंपनियों की रियल एस्टेट सेक्टर में। उदाहरण के तौर पर डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया। अब हमें ये क्षेत्र पसंद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हाई बीटा क्षेत्र है। इतने नियमों में बदलाव आने के बाद, इतना अनुशासन आने के बाद, रेरा के आने के पश्चात भी रियल एस्टेट सेक्टर आज के तारीख में भी एक हाई बीटा सेक्टर है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। और हमारी जो खरीदारी की सूची में है वो बड़ी कंपनियां हैं जिन पर बैलेंस शीट पर डेट कम है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े एग्जीक्यूट करने की क्षमता है, और रियलाइजेशंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर आने की पूर्ण उम्मीद। इसी तर्क के आधार पर डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमारी खरीदारी की राय है। चलिए, इस बीच जो है विनीत कुलकर्णी जी कह रहे हैं, सर आई मिस द अपॉर्चुनिटी इन एरिडा, नाउ विच प्राइस टू बाई फॉर लॉन्ग टर्म 20 ईयर। सर अभी गौरांग सर ने बताया कि अगर आपको लेना है तो एक मुश्त अभी मत लीजिए, आज तो ऐसे भी अपर सर्किट लगा तो आज तो मिले खरीद भी नहीं पाएंगे आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदते रहिए। गिरावट आए तो और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपका नज़रिया 20 साल का है, तो निश्चित रूप से लंबी अवधि के लिए अभी गौरांग जी ने राय दी है कि आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और शौमिक डे जी का प्रश्न ले लेते हैं। रक्षा क्षेत्र के ऊपर इनका प्रश्न है, बीएल को का क्या करें, इन्होंने 94 रुपये पर खरीदा हुआ है। सर रक्षा क्षेत्र में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए भी। अभी भी जो है शेयरों पे काफ़ी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो मझगांव डॉक हो, बीएल हो, लगातार ऑर्डर्स की खबरें आती रहती हैं। अभी बीएल इन्होंने लिया हुआ है 94 रुपये के भाव पे, आपकी राय क्या होगी सर? खरीदारी की राय है, और इस पे जवाब देने से पहले ये जो पहले किसी ने आइरिडा के बारे में पूछा था कि 20 चूक साल के चुके, लिए। तो मैं उसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि बाजार में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट विपुल कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जब आता है तो फिर से वही, आप अनुशासन नहीं रखेंगे, जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसके ऊपर आपको पछतावा होगा। तो चाहे वो आइरिडा हो या फिर कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड या फिर लिस्ट होने वाली हो वगैरह वगैरह, तो ये फोमो जो फैक्टर है वो कभी आपको रखना नहीं चाहिए, अनुशासन के साथ कामकाज करना चाहिए। अब आते हैं बीईएल के ऊपर। तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और मुझे याद है आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले काफी लोगों ने ये रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के जिस प्रकार से गति से ये चला था, काफी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख लिया था कि अब ये सेक्टर बिल्कुल ही नहीं चलेगा, बहुत महंगा है वगैरह वगैरह वगैरह। और वास्तविकता वो है, ये है कि जो 3 महीने के दाम थे उस दाम से आपको 15-20% ऊपर दिखाई दे रहे आज। और मैं अब जब टिप्पणी कर रहा था ऊर्जा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, तो मैंने रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर का भी बात की। हमें काफी पसंद आता है, और ये मात्रा एक शुरुआत है। जो मात्रा में हमारे देश को जरूरत है, हमारी आत्मनिर्भरता को देखते हुए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल वगैरह वगैरह, जो भी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतियां जमीनी स्तर पर लागू की है या फिर सरकार ने योजना बनाई है, वो बहुत अच्छी है। और एक बहुत बड़ा मौका एक्सपोर्ट को लेकर के भी है, जो भी कंपनियां रक्षा क्षेत्र से। जी चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। नमस्कार सर। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं मुकेश जी आप? सर बहुत बढ़िया सर। क्या सवाल है सर आपका? सर मैंने एस्ट्राजेनेका लिया हुआ है, एस्ट्राजेनेका इंडिया। अच्छा 45 शेयर है मेरे पास, 4300 के भाव से। जी जी। ये मैंने लिए थे सर जब वैक्सीन की न्यूज आई थी 31 दिसंबर 2020 को, आज से करीब 3 साल हो गए हैं। तो अभी अच्छा। जाके ये, उसके बाद तो ये काफी गिर गया था शेयर, अभी जाके ये अपने 4300-4800 के भाव पे आ गया है। तो अभी मुझे जानना है कि इसको क्या करना चाहिए, निकाल दूं इसको कि अभी होल्ड करूं? चलिए ठीक है, वैसे आपका नज़रिया क्या है, कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं? सर ऑलरेडी 3 साल होल्ड किया हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ जितना जल्दी अगर इससे। चलिए ठीक है, आपने 4700 पे लिया है, 3 साल से आप होल्ड कर रहे हैं,
और अब आपका भाव जो है यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की अगर हम बात करें तो 10,000 से ऊपर का शेयर चल रहा है, तो डबल से ज़्यादा तो आपको यहाँ पर रिटर्न जो है वो अच्छा खासा मिल रहा है। गौरांग जी से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर सलाह रहेगी। सर, अभी थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर पिछले 5-6 महीनों में देखने को मिली है एस्ट्राजेनेका के शेयर में, और करीब 13% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। आपकी राय क्या होगी, अभी इनको क्या करना चाहिए? 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, आप क्या प्रॉफिट बुक कर लें? परिश्रम काफी किया इन्होंने, और जो तर्क के आधार पर इन्होंने खरीदारी की थी, महामारी जो कि एक भेंट थी चाइना के तरफ से पूरे विश्व भर को, अनवांटेड गिफ्ट, और जो बदलाव हुआ है उसको देखते हुए, देखिए पहले तो एस्ट्राजेनेका एक एमएनसी फार्मा कंपनी है। शेयर्स में लेन देन रोज बहुत कम होता है, यानी कि जो संख्या होती है शेयर्स के लेन देन की वो भी कम होती है, जिसका हम अंग्रेजी में हम वॉल्यूम्स कहते हैं, तो ये वॉल्यूम्स भी कम होता है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अगर ये मुनाफा समेटना चाहते हैं विपुल जी जी। और परिवर्तन का सोच रहे हैं, तो मेरी राय में एक कंपनी है जो अभी मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले रक्षा क्षेत्र की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस पर आईपीओ पर हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। काफी बेहतरीन तरीके से चला, 4,000 के पार गया, फिर स्प्लिट हुआ, 10 का 5 हुआ, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से 2800 के आसपास है, जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। तो ये चाहते हैं तो ये परिवर्तन कर सकते। ठीक, चलिए इस बीच जो है विकास जी का प्रश्न लेते हैं, और विकास जी कह रहे हैं कि सर क्या मौजूदा भाव पर पेटीएम को खरीद सकते हैं? पेटीएम सर, जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के जो बातें कही गई, और वहाँ पर जिस तरीके से जो टिप्पणियाँ आई, उसके बाद से सर कंपनी ने जब ये निर्णय लिया कि वो छोटे लोन अब नहीं बांटेगी या कम करेगी अपनी हिस्सेदारी, उसके बाद से एक दिन के अंदर हमने काफ़ी अच्छी खासी पिटाई, करीब 20% तक टूटते देखा। संभल नहीं पाया उस गिरावट से, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रिकवरी आई है। अभी क्या इन लेवल्स पे आपको आकर्षक लग रहा है? क्या पेटीएम में खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे? क्योंकि जब हमने देखा कि थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही थी, मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे थे, और शेयर में भी रिकवरी आई थी, लेकिन एकदम से हम देख रहे हैं कि फिर से नेगेटिव जोन में चला गया है सेंटिमेंट जो है। तो पहले तो ये अनुशासन लाना जरूरी था आरबीआई की तरफ से, और इसकी चेतावनी आरबीआई ने काफी लंबे समय पहले बैंक्स और एनबीएफसी को दी थी कि आपके अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो एक्सपोजर आप थोड़ा नियंत्रण में रखें, क्रेडिट वर्दीनेस आप बराबर जांच पड़ताल कीजिए कि आप जिनको लोन दे रहे हैं क्या वो सक्षम है आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन काफी सारी बातें अनदेखी की बैंक्स और एनबीएफसी से, और ये जो नियम था 125% का मार्जिन का, वो 2020-19 में भी था बिल्कुल, तो ये नई बात नहीं है। फिर थोड़ी नरमी आई थी रवैये में आरबीआई की और थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन क्योंकि अगर ये नियंत्रण के बाहर जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन पूरे वित्तीय क्षेत्र पर आ सकता था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही उपयुक्त कदम है, समय अनुसार ये कदम उठाए जिससे कोई हानि पहुंचने वाली हो तो वो नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात, पेटीएम यानी कि 197, ये जब लुढ़का था विपुल 500 के आसपास ऊपर के सपाट, तब हमने खरीदारी की राय दी थी, और हमारा लक्ष्य जो मौजूदा स्तर है उसके आसपास ही है। तो अगर पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल फेवरेबल नहीं है क्योंकि हमारे लक्ष्य बहुत करीब है, और ये जो कंपनी ने टिप्पणियां भी की हैं तो वो अपने कारोबार को किस तरीके की नई रणनीति लेकर के आएगी आगे बढ़ाने के लिए, ये देखना भी जरूरी होगा। बिल्कुल ठीक, चलिए इस बीच गुड्डू यादव जी से बातचीत कर लेते हैं। गुड्डू जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार गुड्डू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो झारखंड पलामू से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? झारखंड झारखंड, अच्छा पलामू, अच्छा पलामू झारखंड से। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और झारखंड में मनी नाइन के कार्यक्रम क्या देखे जा रहे हैं, कैसे पसंद किए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा था, तो सर वही। चलिए ठीक है, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? बोल रहे हैं कि अदानी गैस, टोटल गैस का मैंने 70 शेयर
₹709.30 के भाव से खरीदा था, तो मतलब उसको होल्ड किया जाए या एग्जिट कर ले? अब आज तो बुरी तरह टूटा हुआ है सर अदानी टोटल, तो आज मतलब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है अदानी टोटल गैस के शेयर में। 709 पे आपने ख़रीदा है, अच्छी बात यह है कि अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। आज शेयर 9-10% टूटा हुआ है, लेकिन आप नुकसान में नहीं है, ये अच्छी बात है। सर 700 के आसपास की इनकी खरीद है, 1010 का भाव देखने को मिल रहा है। आज 9-9.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है, लेकिन अगर आप इनके प्रश्न पे अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, फिर से वही टिप्पणी होगी, अडानी समूह की कंपनियों पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। मुनाफा मिल रहा है, इनको अगर थोड़ा बहुत संकोच है गिरावट को लेकर के, अभी भी मुनाफे में है। मुनाफा अगर चाहे तो ये बांध सकते हैं, और विकल्प अगर दूसरा विकल्प अगर ये हमें पूछते हैं, तो हमारी राय में वित्तीय क्षेत्र में सरकारी बैंक की या फिर हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरे ख्याल से 600 के पार कामकाज कर रहा है, जी अगर वहां पर परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच लीगो अगस्टस के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है और प्रश्न इन्होंने पूछा है। कह रहे हैं सर, मेरे पास HDFC बैंक के 1645 रुपये पे 15 शेयर हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के 1840 के भाव पर 10 शेयर हैं। क्या प्रॉफिट के स्कोप हैं इसमें, या फिर एग्जिट कर लेना सही रहेगा? 6 से 8 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। 2 बैंक्स लिए हुए हैं सर, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और इन दोनों में ये थोड़ा से नुकसान में है। जानना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट मिलेगा, बने रहें या फिर एग्जिट करें। सर, हमने देखा PSU बैंक के मुकाबले इस बार जो प्राइवेट बैंक्स हैं बड़े, उनमें चाल थोड़ी सुस्त रही है, जबकि हमने देखा छोटे छोटे जो PSU बैंक थे, JNK हो, साउथ इंडियन बैंक हो, यूको बैंक हो, इनमें मूव अच्छा ज़्यादा देखने को मिला। इसकी क्या वजह मानते हैं, और HDFC बैंक पे और कोटक महिंद्रा बैंक पे आपकी राय? इसकी वजह एक है कि परिवर्तन हुआ है नतीजों में, बैलेंस शीट में, आंकड़ों में, NPAs में, प्रोविजनिंग में, वगैरह वगैरह। इसलिए, और मैं तो ये मानता हूँ विपुल के वित्तीय क्षेत्र आने वाले काफी सालों तक लोगों के ध्यान में रहेगा, चर्चा में रहेगा, नजर में रहेगा, और जब भी मौका देगा बाजार गिरावट पर, लोग शायद यहाँ पर अपना निवेश करना चाहेंगे, या फिर निवेश है तो बढ़ाना चाहेंगे। अब जो प्रश्न इन्होंने 2 बैंक को लेकर के पूछा है, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक लिमिटेड, तो विलय के पश्चात पहले तो बहुत उत्साह था, विलय के बाद किसी गोरे बुद्धिमान व्यक्ति ने जताया कि मार्जिन्स पर दबाव आएगा, गिरावट देखी, और फिर आज 1600 के पार। 1950 का लक्ष्य है HDFC बैंक लिमिटेड पर, 2350 का लक्ष्य है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, लेकिन इनकी जो समय सीमा है 6 से 8 महीना, ये पर्याप्त नहीं है इस लक्ष्य के लिए। समय सीमा बढ़ा दे, 1 से 1.5 साल करिए, और ये जो समय सीमा आप रख रहे हैं सामने, अगले साल एक बड़ा चुनाव भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है। जी, चलिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर आपको धन्यवाद करेंगे। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान रहेंगे। अभी गौरांग सर से विदा लेते हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में तकनीकी विशेषज्ञ नितेश पावस्कर जी भी होंगे। तो सचिन जी से बातचीत कर लेते हैं, सचिन यादव जी से। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सचिन जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर झारखंड पलामू से बोल रहे हैं सर। अभी तो आपसे बात हुई है शायद, पलामू से एक और दर्शक थे हमारे, गुड्डू यादव जी। वो कोई होगा सर, और कोई होगा? अच्छा, कोई और है। चलिए, एक ही जगह से, एक ही परिवार से सचिन यादव जी, गुड्डू यादव, चलिए अच्छी बात है। सवाल क्या है आपका? सर वो कल्याण ज्वेलर्स का 250 में खरीदे हैं सर, 335 शेयर है। हाँ, कौन सा शेयर बताया आपने? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स। अच्छा अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स। स्पेलिंग इसकी शायद सही नहीं है, इसको जरा दुरुस्त कर लीजिए। यहाँ पर जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं सचिन यादव जी का, तो कल्याण ज्वेलर्स किस भाव पे लिए आपने सर? 250 के भाव पर लिए हुए हैं। चलिए, आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है सर। कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी आज हम देख रहे हैं 312 के आसपास चल रहा है, और क्या शानदार रैली देखने को मिली है, और उसके बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपकी राय क्या होगी सर? ये गिरावट मुनाफा वसूली की चपेट में सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स का शेयर ही नहीं आया, बाजार भी आया है। और दाम में भी अगर आप देखें तो 62,500 या 63,000 से 61,200 500 के आसपास सोने के दाम भी नीचे आए। तो ये उतार चढ़ाव होता रहता है, इस पे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एज अ कमोडिटी हम सोने को लेकर के भी हम काफी सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं, और जो भी कंपनियां सोने के कारोबार से जुड़ी हुई है, फिर वो गोल्ड लोन कंपनी हो या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियां, जैसे कि टाइटन कंपनी है, थिंगमलय है, या फिर कल्याण ज्वेलर्स है,
ये सब भी अच्छे कामकाज कर सकती है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो जब इसका आईपीओ आया था, हम्म। मेरे ख्याल से 100 के नीचे फ्लोर प्राइस था विपुल, हम्म। तब आईपीओ में निवेश की राय दी थी। तो छोटी अवधि में उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जी। इस बीच जो है चलते हैं अपने खास सेगमेंट चुन चुन के लिए। चलिए जो है अब सर हमारा एक खास सेगमेंट चुन चुन के, जिसमें कि आप जैसे एक्सपर्ट बड़ी रिसर्च से, बड़ी शिद्दत से, मेहनत से कुछ एक शेयर ऐसे निकाल खिलाते हैं जो कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से दूर हमारे दर्शकों को लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दें, उनके पोर्टफोलियो को और बेहतर बनाएं। आज कौन से वो 2 शेयर रहेंगे सर? तो लंबी अवधि का पहले तो तात्पर्य होता है साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि काफी लोग 6 महीने को लंबी अवधि बता देते हैं, 3 महीने को लंबी अवधि बता देते हैं। तो ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था। ये बुनियादी दर के आधार पर है। पहली कंपनी ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। लंबी अवधि के लक्ष्य करीबन 580 का रखा है हमने। और दूसरी कंपनी है एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई गोदरेज ग्रुप की, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसे गोदरेज सीपी के नाम से भी जाना जाता है बाजार में। यहाँ पर करीबन 1170 का लक्ष्य है। लेकिन फिर से ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसलिए आपके पास निवेश की समय सीमा साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा हो, अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। आप लंबी अवधि के लिए 12 से 18 महीने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। सर अब फिर पता नहीं आपसे कब मुलाकात हो। आईपीओ सीजन में हमने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे आईपीओ आए हैं। आज से भी 2 आईपीओ खुल रहे हैं। हम वाकई आईपीओ सेगमेंट में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उनमें से किसी पर अगर आपकी कवरेज हो तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारे एक दर्शक हैं प्रवेश खोखर, कह रहे मैं गौरांग सर को पे लगातार निगाह रखता हूँ और मैंने आज डोम्स के आईपीओ में अप्लाई किया था, एक बार सर की भी राय ले लीजिए। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो डोम्स पे तो कवरेज नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है। पेंसिल्स एंड एक्सेसरीज बनाती हैं, जो कि बच्चों के लिए आवश्यक चीज है स्कूलों में, कलरफुल पेंसिल्स वगैरह वगैरह। और मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी काफी सक्षम थी, लेकिन उस पर नहीं। लेकिन एक दूसरा आईपीओ जो खुला है, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन अलग रूप में। टायर 2 टायर 3 सिटीज और ज्यादातर ग्रामीण भारत जो है इलाके, वहां पर ये ऋण उपलब्ध कराती है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, डेवलप करने के लिए, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। और यहाँ पर आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब की राय है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए, तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह है। और अपने दर्शकों को बता दें, अब से कुछ ही देर में इंडिया शेल्टर फाइनेंस की मैनेजमेंट हमारे साथ होगी 1:45 बजे। तो देखना मत भूलिएगा, हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है। सर आज की इस चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। समय तो दर्शकों की मांग अभी भी है कि आप थोड़ी देर और रोक लीजिए, लेकिन आपको जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अब नितलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं, जो कि तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। फंडामेंटल व्यू हमने बाजार पर सुन लिया, अब टेक्निकल व्यू सुनते हैं कि चार्ट्स पर बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। सर अभी कैसे देख रहे हैं बाजार को? शानदार रैली के बाद थोड़ी 2 दिन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। देखो डेफिनेटली जो रैली आया है वो काफी अच्छा रैली है। लोअर लेवल से काफी अच्छे बाउंस हमें देखने को मिला। तो देखो एक रैली के बाद एक टाइम वेज करेक्शन या फिर प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिलता है। जनरली अभी 21,000 के आसपास जब मार्केट था तो मैंने कमेंट किया था कि यहाँ से एक 2 से 3% का एक रनिंग करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 20,750 20,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट कैसे वॉयलेट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। 20,700 के बाद 20,500 ये नंबर देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए मार्केट में 20,850 से लेके 20,900 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्शन देता है वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। देखो ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर लास्ट आप अगर 14 दिसंबर का लेवल देखोगे तो 14 दिसंबर से ही मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला था और आज भी उसी लेवल के आसपास से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जो मैं चार्ट्स प्लस साइकोलॉजी प्लस डेट्स ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब मैं यूज करता हूँ तो लगता है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक बाजार 19,920 ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो अभी के लिए थोड़ा सा फ्रेश पोजीशंस को अवॉइड करें। जहां पे आप लॉन्ग है वहां पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस का पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभलने की आप यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ठीक,
इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे एक हैं जो कि नूरेन मंसूरी साहब हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर आज चुन चुन के सेगमेंट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, कार्यक्रम के आखिर में। अभी तो गौरांग जी से भी हमने लिया और उन्होंने जो शेयर आपको रिकमेंड किए हैं उस पर भी आपको बता देते हैं। आज 2 शेयर जो उन्होंने रिकमेंड किया है वो है CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर, और उनका कहना ये है कि ये कम से कम 1 से 1.5 साल के नज़रिए के साथ आप यहाँ पर निवेश करें। लंबी अवधि के लिए उन्होंने खरीदारी की यहाँ पर सलाह दी हुई है। और बाकी अभी कार्यक्रम के चलते चलते हम यहाँ पर नितलेश जी से ही पूछेंगे उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, तो कार्यक्रम में जो सेगमेंट्स हैं वो सारे पूरे होंगे, आप परेशान मत होइए। चलिए, इस बीच सैयद बुराहुद्दीन हकीम साहब का प्रश्न है, कह रहे हैं कि पॉलीकैब के 2300 शेयर इन्होंने ले करके रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, अभी और ख़रीदना चाह रहे हैं। सर पॉलीकैब पे आपका व्यू जानना चाहेंगे और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। कभी इन्होंने 2300 रुपये के भाव पर इनके पास पहले से हैं और ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, क्या करंट लेवल पे ख़रीदारी करना आपको सही निर्णय लग रहा है? देखो, यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की तो राय नहीं दूंगा। आप जो भी है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस तकरीबन 5640-650 ये लेवल के आसपास मेंटेन करें, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट के बाद पे फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि 2300 का आपका बाइंग लेवल है और आप 5700 के आसपास दूसरा लेवल को ले रहे हो, तो आपका एवरेज बिगड़ सकता है। तो जो है उसके साथ ही बने रहे। एक ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर लगाए 5650। अगर कुछ कारण से गिरावट आती है तो वहां पे आप ले सकते हो, लेकिन ये लेवल फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं है। जी, इस बीच प्रश्न लेते हैं आयुष जैन साहब का। आयुष जी, आप एक बार प्रश्न पूछ लिया कीजिए, आपके प्रश्न को शामिल कर लिया जाएगा। कोशिश करते हैं सभी के प्रश्नों को शामिल करने की। इनका सवाल है कि अब बताइए, इस गिरते हुए बाजार में इन्होंने 20,900 की निफ्टी की कॉल को प्लस कर लिया है 75 रुपये के भाव पे, और वो भी इंट्राडे के लिए। कह रहे हैं गलती कर दी है सर, अब ट्रेड लेकर अब क्या करूं? अब तो कर दी सर, जब बाज़ार गिर रहा था ऐसे बाज़ार में आप एकदम से 75 रुपये पे आपने 20,900 की कॉल ली हुई है। चलिए पूछते हैं सर, अब क्या करना चाहिए सर? कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको अभी, चूंकि ट्रेड भी इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया हुआ है? देखो, यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा 42 रुपीज के आसपास से, कि आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी बाजार चल रहा है, और जहां से एक मार्केट ने एक फ्रेश बिकवाली देखने को मिली थी 20,880, 20,860, यही लेवल के आसपास भी ट्रेड करा है। तो आप अपना स्टॉप लॉसेस को क्या कर लेना, स्ट्रिक्टली ट्रेड कर लेना। अभी 50 के आसपास चल रहे, 42 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। जी, चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हमारे साथ दर्शक हैं मोहित यादव जी। मोहित यादव जी कह रहे हैं कि 1 महीने में 120 से 290 पहुंच गया है, इस पर आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने ले रखे हैं सर कि लेना चाह रहे हैं? मोहित जी, ये तो बता दीजिए कि पहले से हैं तो कम से कम मुबारकबाद दे दें आपको, इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। लेना चाह रहे हैं तो इतनी रैली के बाद थोड़ा सा तो डर लगता है कि ऑब्वियसली इतनी रैली आ चुकी है। आज भी 5% का अपर सर्किट है सर, यहाँ पे 298 का भाव देखने को मिल रहा है। ये शेयर पिछले 1 महीने में 120% चला है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स, अगर आपको शेयर मिल गया हो तो क्या सलाह रहेगी सर 1 महीने में 120%? मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा, यहाँ पे फ्रेश कोई भी लॉन्ग्स को अवॉइड करना चाहूंगा। देखो, मार्केट ने एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। देखो, बोलने के लिए नंबर 21,000 हो या फिर 25,000, एक नंबर ही है, उससे ज्यादा कुछ मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। लेकिन आप किस लेवल के ऊपर खरीद रहे हो, यूफोरिया में खरीद रहे हो या फिर किस लेवल के आसपास खरीद रहे हो, वो आपको भी समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप 10% का भी करेक्शन नहीं झेल पाओगे तो ये फ्रेश लेवल नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर लॉन्ग होगे तो ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की राय। जी, थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए, अब बहुत सारी शेयर ऐसे भी हैं जो इस गिरते हुए बाजार में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, और जहां पे मजबूती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पर है खबरें। देखते हैं बजिंग स्टॉक्स। चलिए, तो फटाफट तमाम शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, उन खबरों को समझते हैं, और आपको क्या करना है ये पूछने के लिए नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ बताने के लिए बने हुए हैं। तो पहली जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, KPIT पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। अब कंपनी के ऊपर ये बड़ी अच्छी खबर है कि कंपनी ने पहली सोडियम इॉन बैटरी जो है वो लॉन्च की है, और ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो लागत है वो जो पुरानी बैटरी है उसके मुकाबले काफ़ी कम है। जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती होगी ये बैटरी, तो इससे कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, और इसकी डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है
कि ये जो है सिर्फ आधे घंटे में ही ये सोडियम एयॉन बैटरी जो है वो चार्ज होगी और इसकी डिमांड अभी से ही काफ़ी हद तक देखने को मिलने लगी है। कंपनी के शेयर में सुबह हम देख रहे थे कि 4% से ज़्यादा की बढ़त थी। हालांकि बाजार जिस तेज़ी के साथ टूटा है तो ऊपरी स्तरों से शेयर भी हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी करीब करीब 2.25% के आसपास की रैली अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी KPIT टेक को लेकर के? अभी हम देख रहे हैं कि 1458 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे एक स्टॉक रेंज में घुसा है। अगर हम लोग इस पे देखेंगे तो एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 1420 1430 ये लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो, लेकिन 1430 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो यहाँ से एक गिरावट खुल सकती है। फिर ये स्टॉक के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 1270 से लेके 1250 ये लेवल तक आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा ये स्टॉक को। तो इससे अच्छा है कि एक बार के लिए 1430 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी खबरें हैं और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए शिल्पा मेडिकेयर को। और शिल्पा मेडिकेयर पे खबर ये है कि कंपनी जो है माउथ डिजॉल्विक फिल्म्स जो होती है, जिसको एक वेफर भी कहते हैं, उस उत्पाद को TGA ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मंजूरी दे दी है। ये आगे शायद कट गया है, मंजूरी जो है मिली है। और अब इस TGA मंजूरी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है वो अब ऑस्ट्रेलिया में कर सकेगी, उसको वहाँ पे भी बेच सकेगी। तो वहाँ की जो नियामक संस्था है उसने जो है मंजूरी दी है। पहले ही आपको बता दें अमेरिका और कई दूसरे विदेशी बाज़ारों में कंपनी जो है उसकी मार्केटिंग करती है, उसको बेचती है दुनिया भर में। तो अब ऑस्ट्रेलिया एक नया बाज़ार जो है कंपनी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर में सुबह 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी और अभी भी 1.25% ऊपर है शिल्पा मेडिकेयर का शेयर। सर, शिल्पा मेडिकेयर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? हालांकि अगर हम देखें तो वैसे तो थोड़ी सी सुस्ती है, पिछले 1 महीने में 1-2% ही चला है, लेकिन पिछले 6 महीने में 56% का रिटर्न दिया है। आपकी राय क्या होगी? देखिए स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो जहां से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था 2022 में, उसी लेवल को अभी रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। तो 380 390 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद इसमें एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट होगा। फिर ये स्टॉक 450 तक भी चल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। 360 एक मेक और बेल्ट लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर देना। 390 के ऊपर स्ट्रॉन्ग इसमें बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न का वीकली चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन चल रहा है। जी, चलिए तो अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की हलचल है, किस तरह की खबर है और क्या कुछ चल रहा है। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो यहाँ पर जो है PFC पे खबर ये है, एक तो शेयर में मतलब खबर हो ना हो लेकिन लगातार जो शानदार मूव दिखाया है PFC ने वो अद्भुत है अपने आप में। कंपनी अब जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकती है, ऐसा नुआमा की तरफ से कहा गया है कि कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकती है। नुआमा के मुताबिक मार्च के अंदर जो परिवर्तन होगा उसमें जो है PFC जो है इसमें शामिल होगी। और इसमें शामिल होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो शामिल होगी तो कंपनी के अंदर करीब $4.5 करोड़ के आसपास का नया निवेश जो है वो संभव है। और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में 150% से ज़्यादा की रैली PFC के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव सुबह से ही इसका शेयर में देखने को मिल रहा है। अब 6.5% ऊपर, सुबह जब हमने खबर लिखी थी तब 4% के आसपास की तेज़ी थी, अब 6.5% ऊपर। सर, PFC में हो क्या रहा है और कितनी तेज़ी बाकी रह गई है? क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? 1 महीने में 35%, 6 महीने में 150%, मतलब कहाँ रुकेगी ये रफ्तार? देखो ये बोलते हैं ना कि खुला सांड की तरह ये स्टॉक चल रहा है। मतलब ये स्टॉक को मैंने 320 या फिर 330 के आसपास शॉर्ट रिकमेंड किया था। वहां से हमें तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया 30-35 हजार के आसपास का प्रॉफिट, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। और उसके बाद जो रैली इसमें देखने को मिल गई वो काफी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप उसको ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके 400 के आसपास लेके चलो। नीचे मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन के बाद लिया जा सकता है। PFC RFC हो गया, उसके बाद NTPC हो गया, ये स्टॉक बढ़िया है। नीचे अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन ये फ्रेश यहाँ पे लेना थोड़ा सा मुश्किल। तो ये वाकई में जो कभी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, खुले सांड की तरह चल रहा है शेयर जो है, तो वाकई में काफ़ी अद्भुत रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और
देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। चैलेट होटल्स, जी हाँ, यहाँ पर अब जो है आपको बता दें कि खबर नहीं है बल्कि तकनीकी चार्ट पर जो है कंपनी जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। कंपनी का जो RSI है वो अब 60 के स्तर को पार कर दिया और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पर ये RSI जो है 60 के ऊपर जाता हुआ का शेयर के अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे टारगेट भी निकल करके आए हैं टेक्निकल चार्ट्स पे जो एनालिस्ट होते हैं उनकी तरफ से। 6 महीने में करीब 47% शेयर चला है। आज भी सुबह हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेजी। सर, आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों की के रडार पर ये शेयर था, खासतौर से जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसके चार्ट्स को? देखो, डेफिनेटली स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट जिसको मैं कंसिडर करता हूँ ब्रेकआउट की तरह, वो तकरीबन 590 के आसपास मल्टीपल इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर वो देखने को मिला था। लेकिन अभी स्टॉक में थोड़ा सा एक 10% का मूवमेंट हो चुका है, तो इसको अगर फ्रेश बाइंग की तरह लेना होगा तो कंडीशनल में जो अप्लाई करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। ये स्टॉक एक बार के लिए 620 के आसपास आके फिर से अगर ये 640 को अगर निकाल देता है तो ही इसमें मैं फ्रेश एंटर करूंगा। अदरवाइज जिनके पास लॉन्ग है वो एक बार के लिए स्टॉप लॉसेस को अपने 620 के आसपास लेके चल सकते हैं। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और इस पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी ने अश्विनी बिस्वाल को कंपनी का नया CCO नियुक्त किया है, तो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इससे पहले कृष्णमूर्ति पुरोहित जो है वो 27 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, उनका समय सीमा समाप्त हो रही है और 28 जनवरी से अगले 5 साल के लिए अश्विनी बिस्वाल जी जो है यहाँ पर नियुक्त रहेंगे। और मैनेजमेंट में जो नए बदलाव की घोषणा है, क्योंकि बड़ी सारी नामों की चर्चा चल रही थी, कम से कम क्लैरिटी हो गई कि एक नाम वो कौन सा होगा। उसके चलते आज हम देख रहे थे कि इक्विटास के अंदर जो है 2% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही थी। हालांकि वो मजबूती अब काफूर हो गई है और अब आधे पौने % के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शुरुआती बढ़त के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? देखो, इक्विटास काफी अच्छा लग रहा है। 109 105 एक काफी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन लेवल है। यहाँ पे मिलता है 109 से लेके 105 रेंज में, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। 102 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की गिरावट के साथ ये भी थोड़ा सा गिर सकता है। लेकिन नीचे में अगर मिलता है 109 से लेके 105, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशन लिया जा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी बजिंग स्टॉक्स पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि NMDC पे क्या कुछ खबरें निकल कर के आई है। NMDC भी क्या चल रहा है, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अब खबर यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर अपने टारगेट और अपनी रेटिंग को बढ़ाया है। बाय रेटिंग के साथ कंपनी ने अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया है 210 रुपये। अब वो जो तर्क दिए गए हैं उनका मानना ये है कि आयरन ओर उत्पादन क्षमता वो 50 मीट्रिक टन पार करने की उम्मीदें हैं और आने वाले दिनों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने की, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है। और इसी सब के चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर में सुबह जो है करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो NMDC के शेयर में अभी भी जो है एक तरीके से मजबूती जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4.25% ऊपर 190 का लेवल जो है वो इसने क्रॉस कर दिया है। एक महीने में 9%, पिछले 6 महीने में 75-76% का की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, NMDC कैसा लग रहा है आपको? ये भी यहाँ देखिए क्या रफ्तार देखने को मिल रही है। देखो, इस स्टॉक को मैंने काफी लोअर लेवल से रिकमेंड करता है। 120 आपके चैनल के ऊपर भी एक मैंने कमेंट किया था। 127 जिस भी दिन ये क्रॉस होगा वो 200 के आसपास टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो अभी ये लेवल के ऊपर हम लोग डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। नीचे अगर मिलता है तो लेना चाहिए, लेकिन कंडीशन एक और इसमें मैं डाल रहा हूँ 180 से लेके 195 ये जगह पे कंसोलिडेशन करके फिर अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर ये स्टॉक 240 तक भी चल सकता है। लेकिन इतना मोमेंट होने के बाद थोड़ा सा एक करेक्शन पेंडिंग है, वो करेक्शन में अगर मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को थोड़ा सा लिया जा सकता है। 140 आपका स्टॉप लॉस होगा। 140 आपका स्टॉप लॉस होगा, ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो चलिए अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। रामवीर राणा जी, औरम प्रॉपर्टेक, ये कौन सा शेयर है सर? आपने जो भेजा हुआ है, 1 मिनट के लिए पहले मुझे चेक कर लेने दीजिए। अगर आपका शेयर
मुझे मिल जाता है तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, औरम प्रॉपटेक के नाम से सर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, AURUMPROPTECH, 128 के आसपास है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। अब ऐसे शेयर में जिसको ढूंढने में समय लगे, क्यों प्रयास करते हैं ऐसे शेयरों में जो है लेने का। अब पता नहीं आपने किस भाव से पे लिया हुआ है, अब आपका भाव नहीं पता है रामवीर जी, या फिर लेना चाह रहे हैं, क्या इस टाइम पे ले सकते हैं अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए। सर लेने के लिए इतने सारे शेयर बचे हुए हैं, इरडा देख लीजिए कितने कम समय में 3 गुना 4 गुने का रिटर्न दे दिया। तो ऐसे शेयर में दीजिए जहाँ कम से कम अच्छे वॉल्यूम है। लेकिन पूछते हैं सर आपकी राय, अगर आप ट्रैक करते हो औरम नहीं प्रॉपटेक सर, जो है, मैं ये स्टॉक को नहीं ट्रैक करता हूँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करिए। चलिए, तो ऐसे सवाल, ऐसे शेयर को क्यों ढूंढते हैं कि जानबूझ के जहाँ पर कि आपको दिक्कत हो वहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है NMDC को लेकर के सवाल आ गया है, फिर से कह रहे हैं कि मैंने 200 शेयर 150 के भाव पर लिए हुए हैं, 3-4 महीने होल्ड कर सकता हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी सर NMDC पे। देखो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ओके, और फिर नीचे अगर मिलता है तो 165 ये लेवल जो मैंने सजेस्ट किया था, तो वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे लिया जा सकता है। 140 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 140 का आपका स्टॉप लॉस होने चाहिए। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अब से कुछ ही देर में वाह के IPO सेगमेंट में समझेंगे कि अभी जो IPO जो है खुले हुए हैं उनमें क्या रणनीति होनी चाहिए। मदर्स लव के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है और एरोफ्लेक्स का IPO शेयर होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, एरोफ्लेक्स ये अभी तक होल्ड कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें एरोफ्लेक्स 152 के आसपास चल रहा है। सर IPO के समय से होल्ड कर रही हैं एरोफ्लेक्स ये, और 152 रुपये सर एक बार 35 स्पेल पैसे। बोलूं, जी, स्पेलिंग बोलूं एक बार। AEROFLEX, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। अभी 152 के आसपास चल रहा है। पिछले एक महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी फिलहाल ये जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं एक बार के लिए। देखो स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो वीक हो चुका है, तो एक बार के लिए 145 रुपीज एक आप स्टॉप लॉस रखो ट्रेडिंग बेसिस का। स्टॉक जब तक 160 165 ये लेवल, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल हम लोग देखेंगे, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। जी, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास जो है चलते हैं, और शाइस्ता अली जी का सवाल आया है। और शाइस्ता अली जी कह रही हैं अदानी ग्रीन के शेयर को सेल करें या होल्ड करें। मैम किस रेट पर लिए हैं ये तो बता दीजिए एक बार, ताकि आपके लिए स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। अभी आज तो 3% नीचे है, 1420 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, हालांकि पिछले 1 महीने में शानदार मूव अदानी ग्रीन के अंदर देखने को मिला, 51% का रिटर्न 1 महीने के अंदर। सर क्या सलाह रहेगी, अदानी ग्रीन पे अभी क्या करना चाहिए। देखो अगर लोअर लेवल का है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो 1370 रुपए के आसपास। स्टॉक को मैं कंटिन्यूअसली एक ही चीज बार बार बोलता था आपके चैनल के ऊपर भी, अडानी पोर्ट हो गया 850 और उसके साथ साथ अडानी ग्रीन हो गया 1000 का लेवल। जिस भी दिन ये सस्टेन कर देगा तो यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है, और रैली हमें देखने को मिली है। तो 1370 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में एक हाई लगा के थोड़ा सा एक करेक्शन दिखा रहा है, तो 1370 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी, सर अब चूंकि वक्त हो गया है और आज की चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, तमाम खबरों वाले शेयरों पे आपने राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। नहीं, जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किया क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, मेरा पर्सनली कोई पोजीशन नहीं। इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, इंडेक्स में मेरा हो सकता है positions। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब फिलहाल जो है चलते हैं अपने खास सेगमेंट। जी हाँ, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आपके सवाल आ रहे थे, अब क्या करना है उसका दिन आ गया है। जी हाँ, 2 IPOs खुल चुके हैं, देखते हैं वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है, खास पेशकश हमारी। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से हम लगातार आपको एक एक दिन बता रहे थे कि क्या इस समय प्राइस चल रहा है, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर आपको निवेशक हैं, पैसे लगाने हैं आपको, तो किस में लगाना है। हम लगातार जो है तमाम एक्सपर्ट्स की बाइट भी सुना रहे हैं आपको, तमाम नए नए एक्सपर्ट्स को बुला भी रहे हैं, ताकि आप जो निर्णय लें वो सोच समझ के लें। 360 डिग्री व्यू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या व्यू क्या है भविष्य को लेकर के, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ब्रोकर्स हाउसेस की क्या राय है, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं इसी मंच पर मिल जाएंगी एक साथ ही। तो कहीं जाने की आवश्यकता
जो है आपको नहीं है आईपीओ से जुड़ी किसी भी खबर के लिए। तो चलिए, अब आज भी हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट मौजूद है और उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रुपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस तरीके का रिस्पांस आपके आईपीओ को मिल रहा है। धन्यवाद विपुल जी, अपने चैनल बुलाने के लिए आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले जो है जरा फटाफट अपने हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो सहयोगी हैं शौर्य, उनसे समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। शौर्य जी, पहले अगर कंपनी के आईपीओ डिटेल से स्टार्ट करें तो आईपीओ आज से खुल गया है, 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 469 से लेके 493 रुपीज़ का। 1200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू के हैं और उनसे मेजर है कैपिटल ऑगमेंटेशन के लिए, ताकि उसे ऑनबोर्ड बॉन्ड लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकें। उसके अलावा आज 13 दिसंबर को 12:15 बजे तक ही 80% बढ़ चुका था। ग्रे मार्केट में 135 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। 203 इनकी नेटवर्क ब्रांच है। पिछले 2 साल में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 40% के CAGR से बढ़ा है और इनका इंडस्ट्री पीई है 31.7, कंपनी का पीई है 22.77 और गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल योजनाओं पे स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका इस कंपनी को फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। जी, चलिए, तो ये स्थिति है यहाँ पर। और जरा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से दिखा दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह है। आनंद राठी कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, वेंचुरा सिक्योरिटी सब्सक्राइब, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सक्राइब। अभी थोड़ी देर पहले गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद भी थे जियोजित फाइनेंशियल्स के, उनका भी कहना है कि मतलब जो है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है। SBI सिक्योरिटीज़ का भी मानना है सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। तो ये रही ब्रोकर्स की राय। अब चलते हैं सीधे मैनेजमेंट के पास और हमारे साथ रविंदर जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जिस समय कि हम देख रहे हैं एक ऐसा दौर इस समय का है जब ब्याज दरें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं और हाल फिलहाल में नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप ऐसी जगहों पे लोन देते हैं जहां पर जिन लोगों को लोन बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी मिलना मुश्किल होता है, उन लोगों को आप घर खरीदने के लिए कर्ज देते हैं। ये कितना रिस्की हो सकता है, क्योंकि बढ़ती ब्याज दरें और उसके ऊपर जो है आपके जो कर्ज हैं वो भी ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि जिनको आसानी से कर्ज नहीं मिलता है, और वो भी छोटे शहरों में। विपुल जी, मैं थोड़ा कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी दर्शकों को भी रहे कि क्या बिजनेस है, कैसे ऑपरेशन वर्क करता है और इस कस्टमर को हमने क्यों चुना। कंपनी को अब लगभग 13 साल से ज्यादा हो चुका है इसी बिजनेस में। 2010 में कंपनी आई थी और इसी सेगमेंट को कैटर करने के लिए आई थी। आज देश में 96-97 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनमें से एक हम भी है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है और 13 साल से इस ऑपरेशन में। कोर कॉम्पिटेंसी, कोर फोकस हमेशा मॉर्गेज लोन का रहा है, इसमें होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यही 2 प्रोडक्ट है। 2010 में जब हमने इसकी नींव रखी थी तो थॉट बहुत क्लियर था कि जो प्राइम मार्केट है, अब दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, बड़े शहरों की बात करें जहां पे प्राइम कस्टमर और वो कस्टमर जिसकी इनकम बहुत क्लियर है और क्रीमी ग्लेड जिसको बोलते हैं, वहां पे लोन देने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, बहुत कंपटीशन है उसमें। बट जो असली भारत है, जिसको इंडिया भारत जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली लोन की सही रिक्वायरमेंट है, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोगों ने घर के सपने नहीं देखे, उनको घर नहीं चाहिए, उनको भी घर चाहिए, वो अपना घर बिल्ड करना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट लोग नहीं समझते अभी तक भी। तो वहां पे हमने इनिशिएटिव लिया कंपनी ने और तब हमने लोन देने शुरू किए थे, क्योंकि ये शुरू से पता था कि ये वो मार्केट है जिसको रिस्की करार दिया जाता, क्योंकि कोई ट्रैक नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, बट उसको बावजूद भी वहां पे डिमांड है, क्योंकि घर सबको चाहिए। एक सबसे बड़ा सपना है, रोटी मकान के बाद अगर कोई रोटी कपड़े के बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज हम देक पाते हैं वो घर ही है बेसिकली लाइफ के अंदर। तो उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये श्रेणी तैयार की गई है। 70-72% लोग यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे, क्योंकि छोटे शहर हैं तो आपको बड़ी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी वहाँ पे, तो नौकरियां भी छोटी मिलेंगी। तो उस हिसाब से मैक्सिमम 70 से 75% लोग आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही मिलेंगे। और हमने भी जो अपने अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं, जो क्रेडिट मॉडल तैयार किए हैं, वो चीज ध्यान रखते हुए किए गए कि इन कस्टमर को कैसे टैप करना है, कैसे इनकी जो रिक्वायरमेंट है लोन की वो टाइम के साथ फुलफिल करना। तो ये 13 साल से क्योंकि ये काम कर रहे हैं, तो शुरू में थोड़ी शुरुआत स्लो रहती है, समझना, मॉडल बनाना, तैयार करना, वो मार्केट समझना। बट आज इस हिस्ट्री के साथ हम जहाँ पे खड़े हैं, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि इसके कौन से अंडरराइटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, कस्टमर को कहाँ पे एंगेज करना है, क्या हमारा स्वीट स्पॉट है जिसमें हमें ये लोन देना है, और क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ध्यान रखना है।
तो मैं 2-3 पैरामीटर्स की खासकर बात ध्यान रखनी चाहूंगा। जी एक तो जब किसी को भी लोन दे रहे हैं तो वहां पे हमने एलटीवीज का ध्यान रखा गया है, खास तौर पे लोन टू वैल्यू, क्योंकि कस्टमर की अगर इक्विटी अच्छे लेवल तक है तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर इस लोन को बहुत सीरियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लंबा लेके चलता है। तो एलटीवी हमारे यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करती है, जो कि 52-53% बुक पे है। होम लोन के केस में हम 58-59% एलटीवी देते हैं, 45-40% की एलटीवी लैक में देते हैं। ये लैक को भी इसमें सेगमेंट में कैटेगराइज किया गया, थोड़ा रिस्की साइड पे होता है। तो ये वो चीज है। सेकेंडली, टिकट साइज की बात करें, ये वो टिकट साइज है जो सूटेबल है कस्टमर के लिए भी, हमारे लिए भी। तो 5 लाख से 30 लाख तक के बीच में हमारा फोकस एरिया रहता है, जिसमें से एवरेज टिकट साइज जो निकल के आता है 10 लाख आता है। तो जो कैटेगरी ऑफ कस्टमर है जिनकी मासिक इनकम अगर आप ध्यान दें तो 25,000 से कोई 55-60 हजार रुपए तक की मंथली इनकम आती है उनकी, उस कैटेगरी को हम टैप कर रहे हैं और उसके बेसिस पे सारे अंडरराइटिंग रूल्स मॉडल्स बनाए हैं और जो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि अगर आज आप आंकड़े देखें, नंबर देखें, तो जीएनपी का नंबर ले लो, ग्रोथ के नंबर ले लो, वो उसको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, चलिए इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे आप बिजनेस मॉडल आप टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं पूरे कस्टमर जर्नी में, ऑन बोर्डिंग में, अंडर राइटिंग में, फिर उन्हें सर्विस करने में, और साथ में आप ह्यूमन इंटरेक्शन में डालते हैं, डिजिटल मॉडल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी कंपनियां भी ऐसा ही कर रही हैं। सर, आप उनसे ऐसे कैसे अलग कर रहे हैं कि आपको 2 साल में 40% की CAGR से बढ़ने में मदद मिली अपने AUM में? तो बिजनेस के 2 पहलू हैं। पहले आप मार्केट में जाएं और बिजनेस करना शुरू करें, अपनी गलतियों से सीखें, या आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चल के फिर एक्शन लें। तो अगर आप इंडिया शेल्टर की बात करें, आज 13 साल भले ही हो गए होंगे, बट हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब शुरू किया जब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके बारे में इतना ज्यादा सोचते भी नहीं थे और गौर भी नहीं करते थे। 2012 में कंपनी में सेल्स फोर्स इंप्लीमेंट हुआ। ये वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है, सब जानते हैं। बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में ही लग पाता था, हम जैसी छोटी कंपनियों पे लोग इस बारे में शुरू में नहीं सोचते थे। तो क्लैरिटी शुरू से बड़ी थी, थॉटफुल था कि हमें इसी मार्केट में इसी सेगमेंट को कैटर करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बैकअप चाहिए रहेगा। तो हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू में गई और वो हमने करी भी एज अ स्ट्रेटेजिक विजन। उसका असर ये हुआ कि आज कंपनी का जो डीएनए है, जो क्रिएट हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इस सिस्टम के द्वारा ही मैं आगे काम करना है, प्रोसेस बढ़ाना है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट आप डेवलप करके इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसको वक्त लगता है, समय लगता है, और वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड भी करना पड़ता है। तो हम उस ट्रेजेक्टरी में है, उस दौर में है जहां पे हमने काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया इसको सही इस्तेमाल करने के लिए, और आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम अपने को अपग्रेड करने के लिए भी सक्षम है, क्योंकि वो डीएनए का पार्ट बन गया बेसिकली। तो प्लेयर्स आएंगे, वो भी अपना इस्तेमाल करेंगे, बट जो एग्जीक्यूशन स्किल है जो चाहिए यूजिंग द टेक्नोलॉजी, वो आई थिंक उसमें हमने थोड़ा एडवांटेज एक्स्ट्रा ले लिया, अगर बात करें उस तरीके से। एक आशीष गुप्ता जी, आपसे एक सवाल है। अपने दर्शकों को बता दें, आशीष गुप्ता जी जो है CFO हैं कंपनी के। तो आपसे प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम जो अर्थव्यवस्था हमारी जो बढ़ रही है, पर अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम देखें जिस गति से वो आगे बढ़ रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हिस्सा जो है, जो कि हम देख रहे हैं कि इस बार जैसे मानसून अच्छा नहीं रहा, तो ग्रामीण हिस्से में जो है वो थोड़ी डिमांड कमज़ोर होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। एक के शिप रिकवरी है, इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों की बिक्री हो रही है, छोटी गाड़ियाँ नहीं बिक रही है। चूँकि आपका फोकस Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है, छोटे शहरों में है, तो फिर क्या आपको लगता है आगे चल करके यहाँ पर भी डिमांड्स में और कमी आ सकती है? क्योंकि अब जिस तरीके से हम अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए मेरा सवाल ये होगा। जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे रूरल एरियाज में उतना डिमांड, ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उतना नहीं हुई है जितना कि रूरल एरियाज, जितना कि अर्बन एरियाज में हुई है। बट अगर हम ओवरऑल हाउसिंग के सेक्टर में देखें, ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो हाउसिंग की शॉर्टेज है वो इटसेल्फ करीब 10 करोड़ यूनिट की शॉर्टेज है पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जिसमें से जो EWS, LIG और जो लो इनकम ग्रुप से जो डिमांड निकल के आती है वो करीब 95% निकल के आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी 30 लाख करोड़ की डिमांड है जो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मीट करनी है, और अभी इंडस्ट्री का साइज ही देखें तो करीब 11 करोड़ का साइज है। तो अभी अगर करंट मार्केट का साइज देखें और जो पोटेंशियल है वो करीब 3x है यहाँ से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मोटे स्लो डाउन से अगर रूरल में थोड़ी बहुत डिमांड कम भी होती है तो उससे ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी
सर चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बोरोइंग का लेकर है। आप जो फंड्स रेज करते हैं वो काफ़ी सोर्सेज से करते हैं, लेकिन टर्म लोन उसमें एक मेजर वो है। आपका रिसेंट टाइम में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो मार्च 23 तक थी 8.3%, लेकिन अब सितंबर एंड तक वो 8.9% हो गया है। अब आप जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो भी आगे फर्दर बोरोइंग के लिए, लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब डायनेमिक्स को देखते हुए कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं, जैसे सेविंग्स और इंटरेस्ट रेट के डायनेमिक्स हैं, तो अब आगे आने वाले समय में कितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? तो अभी जैसे हम कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो कंपनी के जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी इश्यूएंस है, उसमें करीब 800 करोड़ का रेज करना। उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी के कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करना। तो अभी सपोज हमारी रेटिंग A+ है, हमारी रेटिंग, तो अब हम अगर ये कैपिटल रेज करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आवर रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग विल गेट अपग्रेडेड टू AA। तो अगर हम AA क्रेडिट रेटिंग में आ जाते हैं, तो जैसे अभी आपने बताया कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड 8.9% है, तो वहां पर हमारे पास रिडक्शन का स्कोप बनेगा। फ्यूचर में हम लोग बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे उनसे रिडक्शन मांग सकते हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे हमारी रेटिंग AA होगी तो हमारे पास पोटेंशियल बढ़ेगा कि हम अपनी बोरिंग प्रोफाइल को फर्दर डाइवर्सिफाई कर सकें। तो आज की डेट में अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, प्रोविडेंट फंड्स की बात करें, उनके लिए मैंडेट है कि वो AA रेटिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी रेटिंग AA आ जाती है तो हमारे पास ये जो लॉन्ग टर्म पैसा है पीएफ का, इंश्योरेंस का, उसको टैप करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, जहां से हमारे को थोड़ा चीपर कॉस्ट ऑफ फंड मिलेगा और हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड नीचे लाने में सहायता मिलेगी। जी जी, चलिए सर अगला क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिक एरिया को है। अगर आपका बिजनेस देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी आपका 63% एयूएम को ऑक्यूपाई करता है। वो एक तरह से इंडिया का सेंटर पार्ट है। तो क्या आपको कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि आप एक बार सेंटर से स्टार्ट करें, फिर आपको अक्रॉस द मैप एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी? बाकी एरिया में आपको थोड़ा कम है, और अगर आप ईस्ट में बात करें, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आपका हार्डली एनी वो है। तो आप किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाई थी इस तरह यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए एयूएम में? तो जब कंपनी का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो हमने बिजनेसेस राजस्थान की चंद ब्रांचों से करना शुरू किया था जी। तो जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आपको एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ती है, आपका सिस्टम मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने आगे बढ़ना शुरू किया, और इफेक्टिवली जो अगली स्टेट्स आई उसमें महाराष्ट्र और एमपी का नंबर ऑटोमेटिकली उसके बाद राजस्थान के बाद आया। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आज 15 स्टेट्स में है। 2011-12 में राजस्थान का जो परसेंटेज था वो 90% है, और 2015 तक आते आते वो 90 का 60 हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी जुड़े जिनका परसेंटेज बढ़ गया उनकी लेट एंट्री होने के बाद। बट अगर आज आप देखें जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रही है, राजस्थान जो कि 10 साल पहले 90% प्लस परसेंटेज था एयूएम और ग्रोथ में, वो भी 30% है। हालांकि राजस्थान हमारी आज भी नंबर 1 स्टेट है, बहुत ग्रोथ हो रही है, कंसिस्टेंट है वहां पे ग्रोथ, और क्योंकि पुराने शेड्यूल का एडवांटेज है, उस एडवांटेज को लगते हुए वहां पे भी आगे चल रहे हैं। इसके बावजूद जो नई स्टेट्स आ रही है वहां से भी काफी प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिख रही है। तो आज अगर आप बात करें हमारी साउथ की 4 ब्रांचेस, 4 जोन जो हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्थ की कुछ स्टेट्स हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहां से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र तो वैसे भी हमारे हिसाब से अच्छा नंबर डिलीवर कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो भी कंबाइंड कॉम्बिनेशन आप 60-62% का है, ये धीरे धीरे थोड़ा डिल्यूट होता रहेगा, क्योंकि नई स्टेट से आपका एयूएम ग्रोथ आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी। तो ये स्ट्रेटेजी अभी चल रही है और इसी का रिजल्ट आप धीरे धीरे देख पाएंगे। जी जी सर, अब अगला प्रश्न आपसे होगा कि अभी जिस सेक्टर में आप कर्ज दे रहे हैं उस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ख़ास तौर से हमने देखा जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो अब अफोर्डेबल हाउसिंग के बजाय जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट बेच रही हैं और प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। ये वजह क्या है कि लग्जरी हाउसेस की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग कम हो रही है। तो ऐसे में ये इस सेक्टर में जो डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है, या फिर जो बड़े डेवलपर्स उस तरफ जा नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है ये आप लोगों के लिए कोई झटका भी हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जो इंडिविजुअल हाउस बना रहे हैं वो अपने लिए जो घर बनाना चाह रहे हैं वो आपके उनकी डिमांड बनी हुई है? आपके सेक्टर में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है अभी? सो विपुल जी, अभी जो हाउसिंग है उस पर अभी भी मैक्सिमम जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो डेटा क्रंच निकल के आते हैं, वो हमेशा प्राइम और मेजर सिटीज को ही कैटर कर रहे हैं। जबकि जिस मार्केट को हम सपोर्ट करते हैं, जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये वो मार्केट है जो इस टिपिकल प्राइम मार्केट से बाहर है। तो हम टॉप 20 शहर छोड़ने के बाद जो बाकी देश बचता है उसमें हमारा ऑपरेशन है, और वो बहुत बड़ा क्वांटम है उससे देखा जाए, और वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम भी था अभी तक। तो अभी अगर आप देखें ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सेगमेंट है
ये एक्टिव हुई है पिछले 7-8 साल से, जब इसको तवज्जो मिलनी शुरू हुई है, जब उसको लोगों ने वैल्यू करना शुरू किया है। तो अभी वो डेटा पॉइंट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग बाहर निकल के नहीं आते जो रिपोर्ट्स में दिखते हैं हैवी हाउसिंग, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस के लिए। बट अगर आप फील्ड में देखें, हमारी जैसी कंपनी है, इसमें इंडिया शेल्टर भी है और बाकी और जो अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करें, उनमें आप ग्रोथ में कंसिस्टेंसी देख पाएंगे, उनमें आप रेगुलरिटी देख पाएंगे हर तरीके से, और आंकड़े हर एक के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो चीजें आने में, शेप होने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। और आने का कई रीजन है। एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, जो एनएचबी की स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, एनएचबी की स्कीम्स है, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। दूसरा, अवेयरनेस उस मार्केट में। तो पहले उस तबके में लोगों की सोच भी नहीं थी कि उनको लोन मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। आज प्रेजेंस होने से इंडिया शेल्टर जैसी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी से वो अवेयरनेस आ रही है और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर काफी बड़ा है। और जैसे आशीष जी ने बताया कि अगर 10 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, जिसमें से 90-95% इस मार्केट में है, तो आप मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी बड़ी है और काफी स्कोप है आने वाले टाइम में। FY24 के लिए सर क्या ग्रोथ के आपके टारगेट्स हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, शेयर करना चाहेंगे? तो पिछले 3 साल से ग्रोथ अच्छी रही है, 40% के आंकड़े दिए हैं। अगर आप छमाही आंकड़े भी देखें, पिछले 6 महीने में जो हमने सितंबर का जो नंबर है, उसमें भी ईयर ऑन ग्रोथ 40% से ऊपर है। अच्छा ROA 4% से ऊपर दिया गया है और मार्केट का ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये नंबर जाहिर करते हैं कि डायरेक्शन तो सही है। तो हम बड़े पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय भी ऐसे ही रहना चाहिए। चलिए, आप पॉजिटिव रहिए सर, और जिस तरीके का रिस्पांस आपके आईपीओ को मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि निवेशक भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपके आईपीओ को लेकर के। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक पैसे लगा रहे हैं उनको भी अच्छे रिटर्न मिले। और जब लिस्टिंग होगी तो आपसे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत सारी आपके ऊपर भी बंधन है कि अभी आपका आईपीओ चल रहा है, तो एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद डिटेल में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, रविंदर जी आपका, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, अपने चैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, तो अब ये तो बात हो गई, आपने मैनेजमेंट को सुन लिया, हमने आपको ब्रोकर्स की राय दिखा दी कि ब्रोकर्स इस समय क्या कह रहे हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है, फोन लाइन पे हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी संतोष सर, अभी हमने मैनेजमेंट से जो बातचीत की शेल्टर इंडिया फाइनेंस के, और कंपनी निश्चित रूप से हर कोई कंपनी अपनी काफ़ी पॉजिटिव रहती है, और ख़ास तौर से ऐसे समय पे तो काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई, भविष्य की ग्रोथ को लेकर के बातचीत हुई। आप कैसे देख रहे हैं सर इस आईपीओ को? और आज दोनों आईपीओ खुले हुए हैं, दोनों पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पहले इंडिया शेल्टर पर बातचीत करना चाहेंगे। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से सकारात्मक रुख निकल के आ रहा है, आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक काफी अच्छी पोजीशनिंग है सबसे पहले की, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग में, दैट टू ऑन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि काफी अच्छा है। और उस जगह कंपनी ने पोजीशन किया है, टेक्नोलॉजिकल लिवरेज ले रहे हैं, तो जो है कस्टमर को बोर्ड इन करने के लिए, जो है इनबोर्ड लेने के लिए उनको, और बहुत सारी चीजें जो फिजिकल जो हो, जिसे कहते हैं फिजिकल और डिजिटल, दोनों का एक समन्वय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी का लिवरेज है, इससे इनके बिजनेस को जो है एक अच्छे जो है आयाम पे पहुंचाया जा सकता है, जो दैट टू ना मिनिमल कॉस्ट। और जिस तरह से ग्रोथ रही है, डेफिनेटली बहुत छोटी कंपनी है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। 4200 करोड़ के करीब का लोन बुक है इनका, जो कि पिछले 2021 में 1981 करोड़ के करीब का था। तो ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, थोड़ा सा प्राइसिंग मैनेजमेंट में महंगी की है, क्योंकि प्राइस टू बुक जैसे हम देखते हैं एनबीएफसी में, वो 3.2 के आसपास रखा गया है। अगर थोड़ा और नीचे रखते तो काफी कंफर्टेबली होता है, लेकिन चूंकि ये छोटी कंपनी है, ग्रोथ के एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। थोड़ा प्राइसी है इशू, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके मुझे लगता है। इसमें सर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? दोनों तरह से, अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं तो लिस्टिंग गेन भी दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अगर आप देखें, एंडेवर काफी अफोर्डेबल हाउसिंग में है, काफी जो रियायत दी जाती है बायर्स को लेके, तो इस लिहाज से मुझे लगता है डिमांड होगी। और इंडिया में वो सेगमेंट काफी बड़ा है, इसलिए मार्केट साइज काफी बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इनके पास काफी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों तरह के अगर हैं, आप अपॉर्चुनिस्ट हैं तो भी आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप इसे रख सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि अभी गौरांग शाह जी से हमने बात की, उनका मानना ये है कि इंडिया सेंटर फाइनेंस में सब्सक्राइब कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। संतोष जी का ही मानना है अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं और लिस्टिंग पर ही निकलना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन भी आप ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक हैं तो भी आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा, संतोष जी का ये मानना ज़रूर है कि थोड़ा सा जो है महंगा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आनंद राठी रिसर्च, वेंचुरा सिक्योरिटीज़, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस, SBI सिक्योरिटीज़, इन सब की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह इंडिया सेंटर फाइनेंस में निकल के आ रही है। तो ये निर्णय आपको करना है कि आपको इंडिया सेंटर में फाइनेंस में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। लेकिन चलते हैं अभी एक और IPO जिसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो है डोम्स इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है, और क्या कुछ वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसी से पता लगेगा कि किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है। शौर्य बताइए जी। इस आप एक कंटेक्स्ट में देखिए, इंडस्ट्री का एवरेज पीई है 36 और इसका डोम्स IPO का पीई है 43.19, यानी इंडस्ट्री के एवरेज पीई से ज़्यादा है। उसके बावजूद इसे 790 के शेयर अपर बैंड पर 505 रुपीज़ का GMP मिल रहा है ग्रे मार्केट में, और 12:15 बजे तक ये 2 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था। और उसकी मेन वजह ये है कि जितना इन्हें प्यार हमें मार्केट में मिल रहा है, उतना ही लोगों को इसके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। रिटेल मार्केट में कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट काफ़ी पसंद करते हैं। कंपनी के 7 वर्टिकल है, जिसमें 45% रेवेन्यू आता है स्कॉलस्टिक स्टेशनरी से, 23 से 26 आता है स्कॉलस्टिक आर्ट मटेरियल में, वैक्स क्रेयॉन, कलर पेंसिल होते हैं। उसके अलावा कंपनी का पेपर स्टेशनरी और किट्स एंड कॉम से भी 10% रेवेन्यू आता है। कंपनी की 29% मार्केट शेयर है पेंसिल्स में, 30% मार्केट शेयर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स में, और 2006 में ही आई थी। इसके एबिटा मार्जिन्स 2 साल में 7.45 से 15.45 बढ़े हैं, और एफिशिएंसी भी अच्छी होती हुई नजर आई है, 1.88 से 3.3 की हुई है। ज्योग्राफिकली कंपनी पूरी इंडिया में डाइवर्सिफाइड है। कल हम आपको बताएंगे कि इनके प्रोडक्ट्स को इतना क्यों पसंद किया जा रहा है, साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसी के पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। उसी के साथ अगर रिस्क देखें तो पहला रिस्क ये है कि इनका 30% रेवेन्यू आता है वुडन पेंसिल से, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स से कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल सकता है। दूसरा कंसर्न है वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, क्योंकि इनका सप्लायर से कुछ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो प्राइसेस का इंपैक्ट पड़ सकता है मार्जिन में। तीसरा, इन पे एक लीगल केस भी चल रहा है कैमलिन के ऊपर से। चलिए, इस सब के बीच में लेकिन जो तमाम खामियां आपने बताई ना, जो रिस्क फैक्टर आपने बताए शौर्य, रिटेलर्स को नहीं समझ में आ रहे हैं। 14 गुना सब्सक्राइब हो गया रिटेल का हिस्सा। तो अब आप सोच लीजिए कि किसको मिलेंगे शेयर, किसको नहीं मिलेंगे। पूरी तरीके से जो है भाग्य के भरोसे जो है आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहला दिन है और अभी जो है बाज़ार बंद नहीं हुआ है, अभी उसमें भी 1.25 घंटे बाकी हैं, और उसके बावजूद जो है पूरा करीब 4 गुना सब्सक्राइब जो है इशू ऑलरेडी हो चुका है, और रिटेल का हिस्सा सबसे ज़्यादा 14 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ये वो राय है डोम्स IPO पर। SBI कैप सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, रिलायंस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, जियोजीत का मानना है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, KR चौकसी रिसर्च का भी मानना है यहाँ पर सब्सक्राइब करें। अब जरा पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं संतोष जी। संतोष जी, आपकी राय क्या होगी डोम्स IPO को लेकर के? देखिए, सिमिलरली अगर आप देखें ये IPO भी थोड़ा महंगा है, लेकिन चूंकि कंज्यूमर ड्रिवन है और कंज्यूमर में जितनी भी कंपनियां होती हैं वो थोड़ा जो है प्राइसी रहती हैं। अगर आपको कहें कि डॉम्स के बारे में जानना है तो बच्चों से पूछें आप, आपको पता चलेगा कि वो कितनी डिमांड है उनकी। और कंपनी का जो मार्केट शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट जो है मार्केट शेयर एंजॉय करती है, 12% के करीब का मार्केट शेयर है इनका स्टेशनरी में। और अगर देखें जैसा कि शौर्य बता रहे थे कि पेंसिल जो है वो एक जो लायंस पाई है इनके टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, और जिस तरह से इनके रेवेन्यू में बढ़े हैं और जिस तरह से इनके फॉरेन टाइप्स खुलासे आते हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें कंपनी के लिए पॉजिटिव होंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्रोथ दिख रही है, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेगमेंट में थोड़ा सा प्राइसी रहते हैं IPO या फिर कंपनी जो लिस्टेड रहती हैं, क्योंकि कंज्यूमर का जो जब भी आप चीज भी खरीदने जाते हो तो आपको रेपिटेटिव डिमांड, जो एक सेंटिमेंट आपके दिमाग में या उसके ब्रांड रिकॉल जिसे हम कहते हैं, वो जो रहता है उसका जो है फायदा कंपनी को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस IPO में भी आपको लंबी अवधि हो या फिर लिस्टिंग गेन के लिए आपको करना चाहिए। लंबी अवधि हो या फिर लिस्टिंग गेन, दोनों में ही आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं संतोष जी को, तो संतोष जी का मानना है कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें। तो दोनों ही IPOs पे
सकारात्मक रुख है। और इसी तरह का सकारात्मक रुख हमने देखा था जब एक साथ 2-3 IPOs आए थे। वो इरडा था, टाटा टेक था, गांधार ऑयल था, और सब में लोगों ने पैसे बनाए थे। और इवन लिस्ट इरडा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो 32 रुपये का शौर्य देख रहे हैं आज भी जो है 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 112 रुपये हो गया और कहाँ तक जाएगा। और आज भी जो है गौरांग जी कह रहे थे नहीं अभी रखे रहिए, लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिटर्न आएंगे। तो अब पता नहीं कहाँ तक की रफ्तार जाएगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दोपहर 1 बजे जो हमारा खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 है, उसमें जो है हम तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करते हैं। और कल का दिन हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि कल एक और बड़ा IPO आ रहा है और उसमें जो है क्या रणनीति होनी चाहिए। आज चूँकि समय की कमी है इसलिए डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। पहले संतोष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जरा पहले शो को वाइंड अप करें उससे पहले जरा एक बार सुन लेते हैं अरुण केजरीवाल जी की राय क्या है डोम्स के IPO को लेकर के। अगर कोई कहता है कि ये कंपनी में अप्लाई मत करो तो एकदम बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि आपके पास प्रीमियम 70% 75% का है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं खास करके स्कूल के बच्चों के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं। नेट मार्जिन जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम पेनिट्रेशन मार्केट में बढ़े। गौरांग शाह, अरुण केजरीवाल, संतोष सिंह, जितने एक्सपर्ट हो सकते हैं IPO बाजार के ऊपर हम आपके लिए लेकर के लगातार आ रहे हैं। मैनेजमेंट को आपने सुन ही लिया, तमाम डिटेल्स पे हमने बातचीत करी ली, तो पूरा एक 360 डिग्री व्यू हमारी देने की कोशिश रहती है। तो शौर्य आज के कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हर रोज़ दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ और 1:45 पर वाकई IPO के लिए जुड़िए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। वाह क्या IPO है।